जीत के बाद जल्द H1B वीजा की सीमा बढ़ा सकते हैं बाइडेन। भारतीयों को मिलेगा फायदा, जो कि जीतने से ग्लोबल शेयर मार्केट में आया उछाल। 120 साल का टूटा रिकॉर्ड। चुशूल में 8वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत में ड्रैगन ने पीछे खींचे कदम। आपसी सहमति से सीमा विवाद सुलझाने पर भारत चीन राजी। LAC से हटेंगे दोनों देशों के जंगी वाहन। इंडिया न्यूज एडिटर्स पोल में बिहार में महागठबंधन सरकार के संकेत। नहीं चला नीतीश का आखिरी दाव, काम कर गया तेजस्वी का रोजगार का वादा। दिवाली पर काशी को पीएम मोदी देंगे तोहफा। 697 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लोकार्पण। दिल्ली में कोरोना का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में आए 7,745 नए मरीज, 77 की मौत। कुल 4,38,529 केस। और सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से हरा दिल्ली। पहली बार फाइनल में 10 नवंबर को मुंबई से होगी खिताबी जंग। मुंबई 4 बार रह चुकी है IPL की चैंपियन। गुड मॉर्निंग, मैं हूं अमित सिंह। आए शुरू करते हैं जागी सुबह हो गई। IPL 13 के दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रन से हरा दिया। दिल्ली ने पहली बार लीग के फाइनल में पहुंचने में कामयाबी पाई है। 10 नवंबर को दिल्ली का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई से होगा। अगर मुंबई जीतती है तो उसका ये IPL में 5वां खिताब होगा। टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए दिल्ली ने हैदराबाद को 190 रन का टारगेट दिया था। जवाब में हैदराबाद 20 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन ही बना सकी। हैदराबाद के केन विलियमसन ने सबसे ज्यादा 67 और अब्दुल समद ने 33 रन की पारी खेली। दिल्ली के कसिको रबाडा ने 4, मार्कस स्टोइनिस ने 3 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। विलियमसन ने IPL में अपनी 15वीं 50 लगाई। स्टोइनिस ने उन्हें रबाडा के हाथों कैच आउट कराया। विलियमसन नॉकआउट में 2 50 लगाने वाले इस सीजन के पहले बल्लेबाज बन गया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान डेविड वार्नर, प्रियम गर्ग और मनीष पांडे शुरुआती 5 ओवर में ही चलते बने। वार्नर 2 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बनाए। शिखर धवन ने लीग में 41वीं 50 लगाई। इस मैच में सबसे ज्यादा 78 रन की पारी खेली। शिमरॉन हेटमायर 42 रन बनाकर नाबाद रहे। धवन IPL में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 41 50 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली हैं। विराट लीग में 39 50 लगा चुके हैं। स्टोइनिस और धवन ने पहले विकेट के लिए 86 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। स्टोइनिस 38 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 1 छक्का लगाया। वुमेन्स T20 चैलेंज यानी महिलाओं के IPL का फाइनल आज खेला जाएगा। हरमनप्रीत की सुपरनोवास का स्मृति मंधाना की ट्रेवल ब्लेजर्स से मुकाबला होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते जो बाइडेन बड़े फैसले लेने से नहीं हिचक रहे हैं। वो H1B वीजा की सीमा को बढ़ाने को लेकर जल्द फैसला ले सकते हैं। इससे भारतीयों को बड़ा फायदा होगा। रुझानों में जो बाइडेन की बढ़त से ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिली। वॉल स्ट्रीट में 120 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बढ़त का असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा। जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर जमकर आतिशबाजी हुई। वेलिंगटन में लोगों ने आसमान में आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर जो बाइडेन को दुनिया भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। इसमें ट्रंप के करीबी रहे देश भी शामिल हैं। यूक्रेन ने वॉशिंगटन में नए प्रशासन की शुरुआत का स्वागत किया। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रोन ने ट्वीट कर बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। मैक्रोन ने लिखा, आइए मिलकर काम करें। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की तारीफ की। नेतन्याहू ने ट्वीट किया, जो बाइडेन और कमला हैरिस को बहुत बधाई।
जर्मनी के विदेश मंत्री हाइडो मास ने बाइडेन को ट्वीट कर लिखा, हम अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन और हैरिस को बधाई दी। उन्होंने बाइडेन को लिखा कि बतौर उपराष्ट्रपति भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर दिया गया आपका योगदान सराहनीय है। जो बाइडेन ने जीत के बाद जनता को संबोधित किया, कहा काले गोरे की नहीं अमेरिका के लोगों की जीत हुई। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका के सभी लोगों का राष्ट्रपति हूं, रेड या ब्लू स्टेट की तरह नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरह काम करेंगे। जो बाइडेन ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के काम करूंगा, अमेरिका में सुधार करने का वक्त आ गया है। जीत पर कमला हैरिस ने भी जनता को संबोधित किया, कहा मैं पहली उपराष्ट्रपति हूं लेकिन मेरे बाद बहुत महिलाएं होंगी। कमला हैरिस ने कहा, छोटी बच्ची जो आज मुझे देख रही है उससे लगेगा ये संभावनाओं वाला देश है। कमला हैरिस के अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर भारत में भी उनके चाहने वालों ने जश्न मनाया। तमिलनाडु में उनके परिवार वालों ने खुशी जाहिर की। अमृतसर में बाइडेन के 46 राष्ट्रपति चुने जाने पर एक शख्स ने पेंटिंग बनाई। जगजोत सिंह ने इसे बाइडेन को समर्पित किया। बिहार में इंडिया न्यूज और डीबी रिसर्च के एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता जाती नजर आ रही है। बिहार के पूर्व पीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि जनता ने फिर विकास और सुशासन को वोट किया है और जनता पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया और कहा कि बिहार के लोगों ने अपने अपमान का बदला चुकाया है और एनडीए की बड़ी जीत हो रही है। बिहार चुनाव का परिणाम आने से पहले तेजस्वी यादव ने गाइडलाइन जारी की और आरजेडी कार्यकर्ताओं से संयम बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा आतिशबाजी करने से बाज आए। मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के भाग लेने से चीन बेहद नाराज हो गया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है कि युद्धाभ्यास में भाग लेने से उसे जबरदस्त आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मालाबार युद्धाभ्यास में भारत के अलावा जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा ले रहे हैं। यह बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन चारों देशों के नौसेना अभ्यास दूसरे चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। हिमाचल सेक्टर में एक आतंकी को मार गिराया गया। 3 जवान भी शहीद हुए हैं। आतंकी हिमाचल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश में था। आतंकी के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती 7 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गुप्कार अलायंस के साथ डीडीसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। जम्मू कश्मीर में पंचायत उपचुनाव और डीडीसी उपचुनाव 28 नवंबर को होगा। पहली बार डीडीसी चुनाव कराने का फैसला किया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 7 क्षेत्रीय दलों ने पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कार इलेक्शन का गठन किया था। गठबंधन के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला हैं। जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ अवमानना केस में एजीआई के वेणुगोपाल ने कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। पुनर्विचार में इनकार किया है। एजीआई वेणुगोपाल ने कहा याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के जज और आंध्र के सीजीआई के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों संग बैठक की। माना जा रहा है कि बैठक में बिहार चुनाव और उपचुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हजीरा से घोघा के बीच रो पैक्स फेरी का उद्घाटन किया। रो फेरी सेवा शुरू होने से हजीरा से घोघा के बीच की दूरी कम हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,674 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 559 लोगों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,26,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 85,07,754 केस सामने आए, जबकि 5,12,665 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। पिछले 24 घंटे में 7,745 नए मरीज बढ़े, जबकि 77 मरीजों की मौत हो गई।
महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 17,19,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। फ्रांस में कोरोना से 10 भारतीयों की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी अस्थियां उनके परिवारजनों तक पहुंचाने के लिए इकबाल सिंह भट्टी भारत आए। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण का कहर जारी है। लगातार 5वें दिन जहरीली हवाओं से कई इलाकों में धुंध छाई रही। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में है। जहांगीरपुरी आनंद विहार में सुबह सुबह विजिबिलिटी बहुत कम रही। दिल्ली के आनंद विहार पंजाबी बाग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। हवा का स्तर बेहद खराब रहा। लखनऊ में भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर यूपी में प्रशासन ने पराली जलाने पर रोक लगा दी। लखनऊ में AQI 468 के पार रहा। ग्रेटर नोएडा में बिजली के तार की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी छत के ऊपर से बिजली का तार नहीं हटाया गया। लुधियाना में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर आगे भी प्रदर्शन की चेतावनी दी। नोटबंदी के 4 साल बाद पूरे होने पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। RBI के बाहर जमकर नारेबाजी। NSUI के कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गाजीपुर में गंगा नदी पर बने पुल पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। पुल की क्षमता कम होने के कारण इस पर रोक लगाई गई है। कुछ दिन पहले पुल का मरम्मत किया गया था, उसके बाद काम शुरू हुआ। राजस्थान की बूंदी में गुर्जर समुदाय के लोगों ने नेशनल हाईवे 52 को जाम कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस का तैनाती की गई। गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग तेज होती जा रही है। मुंबई के कई इलाकों में लोगों ने प्रदर्शन किया। मराठा समुदाय के लोग नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मुंबई में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। 2 दिन में एनसीबी ने 4 ड्रग्स पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। मुंबई के कई जगहों पर एनसीबी ने छापेमारी की। फिरोज नाडियाडवाला के घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई। पूना में मनचले को युवती से छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की, फिर पुलिस को सौंप दिया। गाजियाबाद के एक मॉल में 2 महिलाओं की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आगरा में दरोगा का महिलाओं से बदसलूकी करने का मामला सामने आया। महिलाओं ने आरोपी पुलिसकर्मी पर गाली गलौज और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। उन्नाव में एक सिपाही का बार बालाओं संग स्टेज डांस वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया। फरीदाबाद में एक चचेरे भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। रेप केस में समझौता करने को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरदोई में एक साधु ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि अभी तक आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर नोएडा में 2 बदमाशों ने पुलिस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। प्रयागराज में पानी की टंकी पर चढ़कर एक परिवार ने जमकर हंगामा किया। मौके पर कई जिला अधिकारी मौजूद रहे। घंटों समझाने बुझाने के बाद उन्हें नीचे उतारा गया। यूपी पशुपालन विभाग के टेंडर में घोटाले को लेकर एलजी गोविंद सिंह गुर्जर के बेटे को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जयपुर से दुबई भागने की फिराक में था। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बाबा पर अवैध निर्माण का आरोप है। कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। कार्रवाई में दखल देने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जैसलमेर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल कर रहे एक शख्स और सेंटर के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा में पुलिस ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे युवक को पकड़ लिया। आरोपी पैसे लेकर दूसरों की परीक्षा दे रहा था। लखीमपुर में भारत नेपाल बॉर्डर पर खाद की तस्करी सरेआम हो रही है। पुलिस ने खाद की दुकानों को चिन्हित कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राजस्थान के सूरतगढ़ में एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं।
उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर स्कॉर्पियो का टायर फटने से हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिससे घर का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी में भौरगढ़ किले के पास वन विभाग की टीम ने एक तेंदुए को पकड़ा है। तेंदुए की उम्र करीब 5 साल बताई जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन का शावकों संग घूमते वीडियो वायरल हो रहा है। बाघिन ने 4 महीने पहले 2 शावकों को जन्म दिया था। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिल्म कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव भी मौजूद थे। बिहार के दरभंगा में हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। स्पाइस जेट ने दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से दरभंगा को हवाई मार्ग से जोड़ा है। 3 मेट्रो सिटीज से रोजाना फ्लाइट दरभंगा पहुंचेगी और वहां से उड़ान भी भरेगी। लॉकडाउन यानी करीब 7 महीने बाद पश्चिम बंगाल में ट्रेन सेवा बहाल हो रही है। रेलवे 11 नवंबर से बंगाल में सब अर्बन ट्रेन सर्विस शुरू करने जा रही है। टीवीएस नई बाइक जेपलिन आर लॉन्च करने की तैयारी में। बाइक में पेट्रोल इंजन और बैटरी दोनों दिए जाएंगे। बैटरी से लाइफ टॉप स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रॉयल इनफील्ड ने अपनी मोस्ट अवेटेड बुलेट मीटियोर 350 इंडिया में लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 1,86,000 रुपए है। यह आपको 3 वेरिएंट में मिलेगी। नागोर्नो कराबाख की राजधानी स्टेपनकोट पर अजरबैजान सेना ने कब्जा कर लिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि फोर्स ने शूशी शहर को कमांड में लिया। यूएसएसआर के 2 देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 1 महीने से ज्यादा समय से जंग चल रही है। जंग में हजारों लोगों की जानें जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 5 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 12,60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 26 लाख के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,43,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 94,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,61,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 17,74,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 30,000 के पार है। मीका सिंह ने सॉन्ग सावन में लग गई आंख पर गर्ल्स का डांस जबरदस्ती चाहिए से अब तक 5 लाख जीत के बाद जल्द H1B वीजा की सीमा बढ़ा सकते हैं बाइडेन। भारतीयों को मिलेगा फायदा, जो कि जीतने से ग्लोबल शेयर मार्केट में आया उछाल। 120 साल का टूटा रिकॉर्ड। त्रिशूल में 8वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत में ड्रैगन ने पीछे खींचे कदम। आपसी सहमति से सीमा विवाद सुलझाने पर भारत चीन राजी। LAC से हटेंगे दोनों देशों के जंगी वाहन। इंडिया न्यूज एडिटर पोल में बिहार में महागठबंधन सरकार के संकेत नहीं चला। नीतीश का आखिरी दांव काम कर गया। तेजस्वी का रोजगार का वादा। दिवाली पर काशी को पीएम मोदी देंगे तोहफा। 697 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लोकार्पण। दिल्ली में कोरोना का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में आए 7,745 नए मरीज। 77 लोगों ने तोड़ा दम। कुल 4,38,529 केस। और सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से हराकर दिल्ली पहली बार फाइनल में। 10 नवंबर को मुंबई से होगी खिताबी जंग। मुंबई 4 बार रह चुकी है चैंपियन। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही, जहां कुपवाड़ा में आतंकियों का एनकाउंटर किया गया है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एक अफसर समेत 2 जवान मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में लगातार सेना सर्च ऑपरेशन कर रही थी इस इलाके में, और
दुख की बात यह है कि भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। एक अफसर समेत जो जवान मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। लगातार इलाके में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी है। खबर आई थी कि आतंकी इस इलाके में छिपे हुए, जिसके बाद सेना कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए गई तो फिर आतंकियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। अमेरिका में जो बाइडेन की जीत के साथ ही वहां सड़कों पर जश्न शुरू हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बाइडेन को 538 में से 290 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जो राष्ट्रपति बनने के जादुई आंकड़े 270 से 20 अधिक है। अमेरिका में बाइडेन की जीत ऐतिहासिक है और जीत के साथ ही भारत को उनसे उम्मीदें भी खासी है, जिसका एक अच्छा संकेत आज बाइडेन की ओर से दिया। बाइडेन 5 लाख भारतीयों को अमेरिकी नागरिकता का रोड मैप जल्द तैयार करेंगे। इसके अलावा भारत अमेरिका संबंधों के नए आगाज को लेकर हम चर्चा करेंगे एक बड़े पैनल के साथ। और इसमें योगदान पेंसिल्वेनिया के 20 इलेक्टोरल वोटों का। पेंसिल्वेनिया में जीत के बाद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को बाइडेन के समर्थन में सड़कों पर जश्न का माहौल बन गया। न्यूयॉर्क में लोग सड़कों पर उतरे और जश्न में नारेबाजी की। इस बीच में बाइडेन ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह जीत गोरों या कालों की नहीं, बल्कि अमेरिकियों की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में वो सबको मिलकर काम करेंगे। I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all. जीत के बाद जल्द H-1B वीजा की सीमा बढ़ा सकते हैं बाइडेन। भारतीयों को मिलेगा फायदा, जो कि जीतने से ग्लोबल शेयर मार्केट में आया उछाल। 120 साल का झूठा रिकॉर्ड। चुशूल में 8वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत में ड्रैगन ने पीछे खींचे कदम। आपसी सहमति से सीमा विवाद सुलझाने पर भारतीय चीन राजी। LAC से हटेंगे दोनों देशों के जंगी वाहन। इंडिया न्यूज एडिटर पोल में बिहार में महागठबंधन सरकार के संकेत नहीं चला नीतीश का आखिरी दाव। काम कर गया तेजस्वी का रोजगार का वादा। दिवाली प्रकाशी को पीएम मोदी देंगे तोहफा। 697 करोड़ की योजनाओं को देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे लोकार्पण। दिल्ली में कोरोना का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में आई 7,745 नए मरीज। 77 लोगों ने तोड़ा दम। कुल 4,38,529 केस। और सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रनों से हरा दिल्ली। पहली बार फाइनल में 10 नवंबर को मुंबई से होगी खिताबी जंग। मुंबई 4 बार रह चुकी है चैंपियन। गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित सिंह। दिल्ली की आबो हवा को लगता है किसी की नजर लग गई है। पिछले कुछ दिनों से पूरी दिल्ली एनसीआर पर स्मॉग का ग्रहण लगा हुआ है। सूरज आसमान में निकलता तो है मगर नजर नहीं आता। वो स्मॉग के धुएं में गुम हो जाता है। स्मॉग से दिल्ली एनसीआर के लोगों का जीना दूभर हो चुका है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। कई कई इलाकों में तो AQI लेवल 700 के पार जा चुका है। आप सोच और समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में हालात किस कदर बेकाबू हैं। इसकी 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ITO, सिग्नेचर ब्रिज, इंडिया गेट, सराय काले खां, DND, धौला कुआं। ये 6 तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुंध और स्मॉग छाई हुई है। विजिबिलिटी कम है। गैस चैम्बर बनी देश की राजधानी। हर जगह धुआं धुआं, दम घोटने वाली जहरीली हवा। दिल्ली में लग गया है सांसों का आपातकाल। प्रदूषण के कहर से दिल्ली को बचाओ सरकार। पहले कोरोना और अब ये जहरीली हवा। कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। दिल्ली में हर वक्त घुटन सी लगने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ स्मॉग की चादर छाई हुई है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम है। हालात ये है कि सुबह के समय गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। स्मॉग की वजह से इंडिया गेट भी नजर नहीं आ रहा है।
दिल्ली एनसीआर में अन्य दिनों के मुकाबले आज वायु प्रदूषण में कहीं ना कहीं सुधार जरूर आया है, लेकिन AQI अभी भी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। कई जगहों पर 430 से लेकर 450 तक AQI इंडेक्स को दर्ज किया गया है, जिसके वजह से लोगों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर आ रही हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार कई तरीके के अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही है, जहां पर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ के बोर्ड्स लिए आप ये वॉलंटियर्स को देख सकते हैं, जो लगातार लोगों को ये हिदायत दे रहे हैं कि व्हीकलर पोल्यूशन को किस तरीके से दिल्ली के अंदर कम किया जाए। इसी के अलावा कई जगहों पर विजिबिलिटी भी कई लो नजर आई है। इस वक्त मैं इंडिया गेट के इलाके पर हूं और आप देख सकते हैं कि अगर विजिबिलिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार हुआ है, तो वहीं धुंध की वजह से लगातार समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सफर की माने तो जो पंजाब हरियाणा के इलाके हैं, वहां पर लगातार पराली जलाई जा रही है और उसके कारण जो धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, देश की राजधानी के अंदर आ रहा है, वो लगातार एयर पोल्यूशन को खतरनाक बना रहा है। इसके अलावा साफ तौर पर यह भी कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि हवाएं क्योंकि कम चल रही हैं, इसकी वजह से जो धुंध दिल्ली एनसीआर के इलाके में इकट्ठी हो गई है, वो लगातार बनी हुई है और इसके कारण लोगों को वायु प्रदूषण में काफी समस्याएं आ रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में क्योंकि हवाएं का रुख नॉर्दर्न इंडिया की तरफ नहीं जाएगा, इसी तरीके की स्थिति बने रहने की आशंका जताई गई है। डॉक्टर्स की माने तो दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो उन लोगों के लिए है जो फेफड़ों और सांस संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने स्तर पर पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन सब नाकाफी है। ऊपर से लोगों की लापरवाही इसमें पलीता लगा रही है। देश की राजधानी और उसके आसपास छाए हुए स्मॉग को लेकर आज क्या सूरत हाल है, वो हम आपको शहर शहर बता रहे हैं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखिए जो विजिबिलिटी है आज भी काफी कम है। जो धुंधलापन है वो लगातार छाया हुआ है। PM 2.5 और PM 10 का लेवल इस आबो हवा में आज भी बुरी तरह से घुला हुआ है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जहां बात कर रहे हैं वो आज भी 400 के पार है। और नतीजा ये है कि इस धुंधलेपन की वजह से विजिबिलिटी पर बुरा असर पड़ रहा है। जो सड़क यातायात है और रेल यातायात है उस पर इसका फर्क पड़ा है, लेकिन लापरवाही भी है। लापरवाही क्या है वो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। मैं जहां मौजूद हूँ ये राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ कॉर्नर में जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा यहाँ कुछ जल रहा है, ये कूड़ा जल रहा है। आप सोचिए, हैरानी की बात है, एनजीटी ने सख्ती दिखाई है, तमाम प्रशासन ने सख्ती का दावा किया है, लेकिन कोई यहाँ पर कूड़ा जला जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर धुआं हो जाता है, लेकिन किसी और की नजर नहीं जाती है। तो निश्चित तौर पर यह सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर कौन है जिसने इस आबो हवा को और जहरीला करने का काम किया है। यहाँ दूसरी तरफ उधर दिखाएं तो वो हिंडन नदी का हिस्सा है और यहाँ से आप उसे बहुत क्लियर देख भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि पहले ही विजिबिलिटी कम है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कूड़ा जला है उसकी वजह से ये धुआं फैल गया है। देखिए वहां से जो लोग निकल रहे हैं वो भी उस धुएं को देखते हुए निकल रहे हैं और काफी वो परेशान भी हैं। कोशिश हम करेंगे कि उनसे बात करें और वो क्या कुछ कहते हैं, उनको किस तरह का यहाँ महसूस हो रहा है, वो हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप वॉक पर निकले होंगे, पहले आप रुमाल लगा लीजिए। ये धुआं आपने देखा, कितनी परेशानी हो रही है इसकी वजह से? इसी की वजह से तो परेशानी है, सभी की आंखें कितनी ज्यादा जल रही हैं। इनफैक्ट मुझे तो महसूस होता है, जबकि मैं तो बहुत ही यूज्ड हूँ, बट आई डोंट नो कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके साथ क्या हो रहा है। आजकल वॉक पे कम जा पा रहे होंगे आप, साइकिलिंग कम कर रहे होंगे शायद। साइकिलिंग कम कर भी रहे हैं और एक्चुअली कर भी नहीं पा रहे हैं। अब आप देखो, ये थोड़ी देर बाद ये जो धुआं है, जैसे ही सूरज निकलना शुरू करता है ना, ये आंखों में बहुत ज्यादा इरिटेशन क्रिएट। निश्चित तौर पर जो परेशानी है वो हर किसी के साथ है और उस परेशानी से हर कोई जूझ रहा है। इस बीच जब हमने एक व्यक्ति से जब उनसे बात की तो उनका भी कहना है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इस तरह से कूड़ा जलाना किसी भी हद तक सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि निश्चित है पहले ही प्रशासन जुर्माने का भी प्रावधान उस पर रख चुका है, लेकिन बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली की हवा रोज जहरीली होती जा रही है। इसका अंदाजा तस्वीरें देखकर आपको लग गया होगा। जहांगीरपुरी, सोनिया विहार में तो हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। यहां AQI 700 के पार चला गया। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में हमारे संवाददाता पहुंचे, हालात का जायजा लिया।
एनसीआर के निवासियों के स्वास्थ्य पर अब दो तरफा वार हो चुका है। एक तरफ कोविड-19 की दिक्कतें फेस तो कर ही रहे थे दिल्ली एनसीआर के लोग, अब उनको कहीं ना कहीं स्मॉग की वजह से पोल्यूशन की दिक्कतें भी फेस करनी पड़ रही हैं। पूरे देश भर में अब उत्तरी भारत में स्पेशली ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और इसके चलते ही कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि स्मॉग अब शुरू हो चुका है। अब दिल्ली एनसीआर में आपको अपने टीवी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पूरी जगह पे स्मॉग है और ये स्मॉग जो है फॉग और स्मोक का एक मिश्रण है। अगर कोरोना वायरस की बातें करें तो पिछले एक हफ्ते में 7,000 से ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं दिल्ली एनसीआर में और इससे कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें बढ़ती हैं। और जो पूरा स्मोक और स्मॉग और पोल्यूशन है, इसके वजह से कहीं ना कहीं ये संभावना भी ज्यादा हो जाता है कि जितने भी लोग हैं उनको कोरोना वायरस और ज्यादा हो सकता है। और कोरोना वायरस के जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितनी भी मेडिकल कंपनी है, वो यही बताते हैं कि करीबन अगले साल तक एटलीस्ट डिले हो चुका है। दिल्ली में आज प्रदूषण की दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं अभी विजय चौक पे खड़े होने के बावजूद यहाँ राष्ट्रपति भवन को ढंग से नहीं देख पा रहा हूँ। आप अपने टीवी स्क्रीन पे भी देख पाएंगे कि राष्ट्रपति भवन जो कि आधे किलोमीटर से भी कम दूरी पर हमसे है, वो हमें ढंग से नजर नहीं आ रहा। बाकी अगर आपको मैं यहाँ पे अपना जो हमारा पार्लियामेंट है वो भी अगर एक बार दिखा दूं तो उसको भी आप देख के समझ पाएंगे कि एक धुंधला नजर आएगा आपको पार्लियामेंट। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आज का प्रदूषण का लेवल रिकॉर्ड तोड़ रहा है और वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद जो AQI इंडेक्स है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खुद कह रहा है। अभी टाइम हो रहा है 12:30 के करीब और अभी के टाइम के हिसाब से 724 लेवल पे है, 999 तक जाता है मैक्सिमम। और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा एक बार मेरा मोबाइल यहाँ पे आपको दिखा दे जिससे कि आपको भी अंदाजा लग जाए कि कितना यहाँ पे लेवल पे है। 724 आप देख पाएंगे, ये 999 यहाँ का मैक्सिमम होता है और 724 पे अभी हम चल रहे हैं। तो इतनी हाई पोल्यूशन लेवल पे दिल्ली एनसीआर के जो सिटीजन्स हैं वो इससे जूझ रहे हैं। लोगों को यही कहूंगा कि कोरोना वायरस के चलते और इतने पोल्यूशन के चलते वो अपने घर के अंदर ही रहें और जब तक एकदम जरूरी ना हो वो बाहर ना निकले। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देश में लगातार कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही एयर पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के ऊपर रजिस्टर हुआ है और देश में देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिदिन 6,000 से ज्यादा कोविड-19 के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। IMA ने फिलहाल ही एक स्टडी की है जिससे पता चला है कि कोविड और एयर पॉल्यूशन कैसे इंटरलिंक्ड है और देश की राजधानी में जिस रेट से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उसका मेन कारण है एयर पॉल्यूशन। इस समय मैं इंडिया गेट पे खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन है और सुबह के 8:45 का समय है। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी क्योंकि एक सफेद चादर धुंध छाई हुई है और लगातार ये पूरे दिन ऐसा बना रहता है। और तो देश की राजधानी दिल्ली में लगातार एयर पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है। तो IMA की तरफ से ये कहा गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में 13% लोग जो कोविड-19 हुआ है उनको वो एयर पॉल्यूशन की वजह से है और इस एयर पॉल्यूशन की वजह से सीधे फेफड़ों में अफेक्ट होता है जिसके कारण कोविड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और लगातार लोग इसी कारण देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो IMA ने ये साफ तौर से कह दिया है कि ये बेहद जहरीली हवा है और लोग सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक अवॉइड करें क्योंकि टॉक्सिक लेवल इतना बढ़ चुका है कि ये सिर्फ जो लोग हैं जिनको जो लंग्स की प्रॉब्लम है उन्हीं को ही नहीं, जो स्वास्थ्य लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो IMA की तरफ से ये जो स्टडी की गई है उसे साफ तौर से कह दिया है कि देश की राजधानी दिल्ली में जो कोरोना के संक्रमित केसेस बढ़ रहे हैं उनका मेन कारण है एयर पॉल्यूशन। कैमरा पर्सन लला तेंदुजेना के साथ मैं हूं सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। मैं रनर हूँ तो भागने में इतनी प्रॉब्लम होती है, लाइक सुबह इतना ज्यादा स्मॉग है कि ऑब्वियसली ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली सबको मिलकर ही कुछ कर रहे हैं, करना पड़ेगा। सर गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है ना, पर वो सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना है ना। गवर्नमेंट एफर्ट कर सकती है, केजरीवाल जो हमारे CM है वो एफर्ट कर सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं, लेकिन करना तो हर बंदे को मिलकर ही है ना, बस यही बात। दिल्ली बेसिकली हमारे नेबरिंग स्टेट्स जो है वो सारे एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं।
वहाँ पे स्टबल बर्न होता है, दिल्ली गेट्स अफेक्टेड, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं इसके कारण। बट हम गवर्नमेंट से ये कह सकते हैं कि प्लीज यू हैव ऑल द थिंग्स इन योर हैंड, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजीज। पॉल्यूशन मुझे लगता है दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और सरकार को इसके लिए कुछ न कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। हम देख सकते हैं सर्दी की संडे मॉर्निंग जो है वो हम लोग रिलीज करते हैं, अच्छी धूप में टहलना प्रेफर करते हैं, बट कोई बादल नहीं है फिर भी कोई धूप नहीं है। आप देख सकते हैं स्मॉग का क्या, और अभी तो असली पोल्यूशन आना बाकी है मुझे लगता है। तो स्थिति अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। तो जनरली एक तो ये है कि लोगों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसी चीजें पोल्यूशन की वजह से काफी असर होता है। देश की राजधानी और उसके आसपास छाए हुए स्मॉग को लेकर आज क्या सूरत हाल है वो हम आपको शहर शहर बता रहे हैं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देखिए जो विजिबिलिटी है आज भी काफी कम है, जो धुंधलापन है वो लगातार छाया हुआ है। PM 2.5 और PM 10 का लेवल इस आबो हवा में आज भी बुरी तरह से घुला हुआ है और ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की जहां बात कर रहे हैं वो आज भी 400 के पार है। और नतीजा ये है कि इस धुंधलेपन की वजह से विजिबिलिटी पर बुरा असर पड़ रहा है। जो सड़क यातायात है और रेल यातायात है उस पर इसका फर्क पड़ा है, लेकिन लापरवाही भी है। लापरवाही क्या है वो हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। मैं जहां मौजूद हूं ये राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ कॉर्नर में जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा यहाँ कुछ जल रहा है, ये कूड़ा जल रहा है। आप सोचिए, हैरानी की बात है, एनजीटी ने सख्ती दिखाई है, तमाम प्रशासन ने सख्ती का दावा किया है, लेकिन कोई यहाँ पर कूड़ा जला जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर धुआं हो जाता है, लेकिन किसी और की नजर नहीं जाती है। तो निश्चित तौर पर यह सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर कौन है जिसने इस आबो हवा को और जहरीला करने का काम किया है। यहाँ दूसरी तरफ उधर दिखाएं तो वो हिंडन नदी का हिस्सा है और यहाँ से आप उसे बहुत क्लियर देख भी नहीं पा रहे होंगे क्योंकि पहले ही विजिबिलिटी कम है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कूड़ा जला है उसकी वजह से ये धुआं फैल गया है। देखिए वहां से जो लोग निकल रहे हैं वो भी उस धुएं को देखते हुए निकल रहे हैं और काफी वो परेशान भी हैं। कोशिश हम करेंगे कि उनसे बात करें और वो क्या कुछ कहते हैं, उनको किस तरह का यहाँ महसूस हो रहा है वो हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप वॉक पर निकले होंगे, पहले आप रुमाल लगा लीजिए। ये धुआं आपने देखा, कितनी परेशानी हो रही है इसकी वजह से? इसी की वजह से तो परेशानी है, सभी की आंखें कितनी ज्यादा जल रही हैं। इनफैक्ट मुझे तो महसूस होता है, जबकि मैं तो बहुत ही यूज्ड टू हूँ, बट आई डोंट नो कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके साथ क्या हो रहा है। आजकल वॉक पे कम जा पा रहे होंगे आप, साइकिलिंग कम कर रहे होंगे शायद। साइकिलिंग कम कर भी रहे हैं और एक्चुअली कर भी नहीं पा रहे हैं। अब आप देखो, ये थोड़ी देर बाद ये जो धुआं है, जैसे ही सूरज निकलना शुरू करता है ना, ये आंखों में बहुत ज्यादा इरिटेशन क्रिएट। निश्चित तौर पर जो परेशानी है वो हर किसी के साथ है और उस परेशानी से हर कोई जूझ रहा है। इस बीच जब हमने एक व्यक्ति से जब उनसे बात की तो उनका भी कहना है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इस तरह से कूड़ा जलाना किसी भी हद तक सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि निश्चित है पहले ही प्रशासन जुर्माने का भी प्रावधान उस पर रख चुका है, लेकिन बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे हैं। आगे बात करेंगे बिहार चुनावों की, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियां। और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में वोटिंग खत्म हो चुकी है, अब जनादेश का इंतजार है। बिहार किसे सराखों पर बिठाता है, किसे बाहर का रास्ता दिखाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। सिर्फ बिहार या बिहार के लोगों को नहीं, पूरे देश को इस फैसले का इंतजार है, क्योंकि बिहार में होने वाला है हर घटनाक्रम सीधे सीधे देश पर असर डालता है। ये तो फिर विधानसभा चुनाव है, इससे तय होगा कि कौन सत्ता में इन होगा और कौन एग्जिट। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बिहार में महागठबंधन सरकार बनती नजर आ रही है। इंडिया न्यूज डीवी रिसर्च ने भी सर्वे किया, जिसमें महागठबंधन को 108 में से 123 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए को 110 में से 117 सीटें मिलने के आसार हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक तेजस्वी बिहार में बाजी मारते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार नीतीश से नाराज है कि उसने तेजस्वी को ज्यादा वोट किया। बहरहाल ये सब अनुमान है, अनुमान सही साबित होते हैं या गलत, ये तो 10 नवंबर यानी जनादेश के दिन पता चल जाएगा।
बिहार का चुनावी दंगल थम गया है और अब इंतजार नतीजे का है। 3 फेज के चुनाव में जीत का दावा तो सभी पार्टियों ने किया। हर चुनाव चुनौतियों भरा होता है। बिहार में हमने जनता की सेवा की है, लिहाजा बिहार की जनता एक बार पुनः एनडीए प्लस को ही सरकार बनाने का मौका देगी। लेकिन जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, ये लाख टके का सवाल है। फिर भी एग्जिट पोल में पलड़ा तेजस्वी और महागठबंधन का ही भारी है। इंडिया न्यूज और टीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक जहां एनडीए को 110 से 117 सीटें मिल सकती हैं, वहीं महागठबंधन को 108 से 123 सीटें मिलने का अनुमान है। एलजेपी को 4 से 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 10 से 23 सीटें तक जा सकती हैं। यानी बिहार चुनाव में बढ़त निश्चित तौर पर महागठबंधन के पास है। इस बात के ऊपर एक फाइनल मोहर लगा देगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार चुनाव में जेडीयू की हालत बेहद खराब हो सकती है। एनडीए में जहां बीजेपी को 72 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं जेडीयू को सिर्फ 28 से 35 सीटें ही मिल सकती हैं। सहयोगी पार्टी वीआईपी और हम को एक सीट मिलने का अनुमान है। देखिए, हमने तो कह दिया था, पहले भी कहा था कि वो थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा और उन्हें खुद स्वीकार कर लिया कि अब वो संन्यास ले रहे हैं। इसके उलट आरजेडी से कमाल का प्रदर्शन करने की उम्मीद है। तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी 78 से 85 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस को भी 21 से 27 सीटें मिल सकती हैं और लेफ्ट पार्टियों को कुछ सीटें हासिल होंगी। दूसरे एग्जिट पोल में भी महागठबंधन की सरकार बनने का ही संकेत है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 122 और एनडीए को 112 सीटें मिलने का अनुमान है। आर भारत के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 116 से 138 सीटें दी गई हैं, जबकि एनडीए को 91 से 119 सीटें मिलने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार चुनाव के तीनों चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें उन बड़े चेहरों पर टिकी हैं जिनकी साख दांव पर है और जिनका शोर इस पूरे चुनाव में सुनाई देता रहा है, क्योंकि इन्हीं चेहरों में से एक चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावेदार हो सकता है। कौन है ये चेहरे, देखिए खास रिपोर्ट। बिहार का रण, दांव पर दिग्गजों की साख। तीर चलेगा या जलेगी लालटेन। नीतीश की वापसी या तेजस्वी युग का आगाज, या चिराग बनेंगे किंग मेकर। मोदी का जोर, राहुल का शोर। बिहार चुनाव की फाइनल जंग पूरी तरह से लॉक हो गई है। अब सबकी निगाहें उन चेहरों पर टिकी है जिनकी साख दांव पर है। नीतीश कुमार, 1.5 दशक से बिहार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है। वो खुद इस बार ऐलान कर चुके हैं, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा।